हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी गुप्ता एंड यू आर वाचिंग साक्षी डिकोड्स। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th की ये पॉलिटी की बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिफोर, जो 11th क्लास के लिए, CUET के एग्जाम्स के लिए एंड इवन UPSC के एग्जाम के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं पॉलिटी से रिलेटेड, उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। एंड हम इसे वर्ड बाय वर्ड प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस बुक का चैप्टर नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। देखो, इस बुक में ना हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इवन जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम इलेक्शन, गवर्नेंस, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, इनको समझने से पहले हम गवर्नमेंट के एंटायर स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का एलोकेशन किस हिसाब से किया जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन में पावर किस प्रकार एलोकेट की जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया गया था। तो शुरुआत करते हैं, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही लार्ज ग्रुप के मेंबर हैं और वो ग्रुप बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोई रिलीजन ही नहीं है। अब इस ग्रुप में जो लोग हैं काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, सबके अलग अलग प्रोफेशंस हैं, अलग अलग हॉबीज़ हैं, अलग अलग टेस्ट हैं लाइफ में। किसी को मूवीज़ पसंद है, किसी को बुक्स पसंद हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। अब आप ये भी इमेजिन कीजिए कि इस ग्रुप के लोग ना आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, जब इतना बड़ा ग्रुप होगा जिसमें वैरायटी के लोग होंगे तो उनका अलग थॉट प्रोसेस होगा, उनके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, तो इस वजह से उनका आपस में लड़ना जायज़ है और झगड़े बढ़ भी सकते हैं। जो अमीर है वो गरीब को एक्सप्लॉइट करेगा, जो हट्टा कट्टा आदमी है वो बेचारे पतले से आदमी को पकड़ के ही पीट देगा, जो हाई प्रोफेशन का आदमी है वो लो प्रोफेशन वाले आदमी को दबाएगा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, इस ग्रुप को साथ रहना है। ये लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉइटेशन होगा, ऐसे गरीब को अगर दबाया जाएगा तो ये लोग साथ में कैसे रहेंगे। इन्हें साथ में रहने के लिए थोड़ा बहुत तो कॉपरेट करना ही पड़ेगा। तो हम ऐसा क्या करें कि ये लोग साथ में पीसफुली कॉपरेशन से रहें। एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ बेसिक रूल्स बना दें जो सब फॉलो करें, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हाई प्रोफेशन का हो, लो प्रोफेशन का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ओल्ड हो, यंग हो, एक्सेट्रा। तो इन बेसिक रूल्स के बारे में पब्लिकली सबको पता हो, जिससे कि हम मिनिमल कोऑर्डिनेशन अचीव कर सकें लोगों के बीच। और इवन ये जो रूल्स हैं ये लीगली एनफोर्सिएबल होने चाहिए, यानी कि अगर कोई सिटीजन्स इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसे पनिश किया जाएगा। ये बेसिक रूल्स का लीगल एनफोर्समेंट ना लोगों को अश्योरेंस देगा, उन्हें सिक्योरिटी देगा, उनका ट्रस्ट बढ़ाएगा इन रूल्स पर। बिकॉज देखो, अगर ये रूल्स लीगली एनफोर्सिबल नहीं होंगे ना, अगर इनके ब्रेकिंग पे पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो फिर कोई डरेगा ही नहीं, कोई सिक्योर ही नहीं फील करेगा, बिकॉज कोई पनिशमेंट ही नहीं है, लोग इजीली रूल्स ब्रेक करेंगे। सो दैट्स वाई ये रूल्स जो होने चाहिए ये लीगली एनफोर्सिबल होने चाहिए, जिससे कि लोगों को ट्रस्ट और अश्योरेंस बना रहे इन रूल्स को लेके। तो इसी के साथ हमारे पहले फंक्शन को हम कंक्लूड करते हैं, दैट इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक रूल्स का सेट प्रोवाइड करेगा जिससे कि सोसाइटी के मेंबर्स के बीच एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन इंश्योर हो सके और ये जो बेसिक रूल्स हैं ये लीगली एनफोर्सिबल। सेकेंड, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशन ना एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक बॉडी है किसकी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, यानी कि कोर प्रिंसिपल्स, बेसिक इंपॉर्टेंट रूल्स जिनके थ्रू एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसे बनाया जाता है और गवर्न किया जाता है, उसे चलाया जाता है। बट कैसे? तो अभी हमने डिस्कस किया कि एक सोसाइटी को चलाने के लिए बेसिक रूल्स या बेसिक लॉज होने चाहिए। और फिर पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लॉज क्या होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा।
इमेजिन आप चाहते हो कि रूल एक्स हो, कोई और चाहता है रूल वाई हो, तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा रूल होगा? आपकी सोच के अकॉर्डिंग आपका रूल बेस्ट है सबके लिए, दूसरे आदमी की सोच के अकॉर्डिंग उसका रूल बेस्ट है सबके लिए, तो इससे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। तो फिर क्या है इसका सॉल्यूशन? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करेगा कि वो लॉस क्या होंगे और उन लॉस को बनाने का पावर किसके पास होगा। जैसे कि इन प्रिंसिपल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क डिसाइड करता है, यानी कि राजा डिसाइड करता है कि कैसे पावर का एलोकेशन होगा। वहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस जैसे कि सोवियत यूनियन यानी कि अर्लियर यूएसएसआर, जहां वन सिंगल पार्टी सिस्टम था, तो वही पार्टी डिसाइड करती थी कि व्हाट वाज द एलोकेशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी। बट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी वो कंट्रीज जहां डेमोक्रेसी है, अब्राहम लिंकन साहब ने कहा है डेमोक्रेसी मतलब वो गवर्नमेंट दैट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ब्रॉडली स्पीकिंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में लोग डिसाइड करेंगे। पर जब मैं कहती हूँ लोग डिसाइड करेंगे, दिस इज नॉट सो सिंपल। मतलब लोग कैसे डिसाइड करेंगे? फॉर इंस्टेंस, किसी भी चीज को लॉ बनाने के लिए क्या सब लोगों का उस पर एग्री होना जरूरी है? क्या लोग डायरेक्टली वोट करेंगे हर मैटर पे, जैसे कि एंशिएंट ग्रीक्स करा करते थे? या फिर क्या वो अपनी प्रेफरेंस एक्सप्रेस करेंगे अपने इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर? पर अगर लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं तो इन्हें कैसे इलेक्ट किया जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, यानी कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं और वो हमारे लिए पॉलिसीज एंड रूल लॉज इनेक्ट करते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी एमपीज, एमएलएज, जिन्हें हम वोट देते हैं, चुनते हैं या इलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 2024 में एमपी के इलेक्शन के वोट चल रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम एमपी को इलेक्ट करेंगे, यानी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। ये जीतेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे और वहां जाके हमारे बिहाफ पे पॉलिसीज एंड लॉज इनेक्ट करेंगे। तो अगर पार्लियामेंट के पास ये लॉज एंड पॉलिसीज इनेक्ट करने की पावर है, तो उन्हें ये अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? उन्हें ये अथॉरिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। सो इट इज एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो इसी के साथ हम सेकेंड फंक्शन को कंक्लूड करते हैं या समझते हैं, जो कि है टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक द डिसीजन इन द सोसाइटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करेगा कि एक सोसाइटी में डिसीजन लेने का पावर किसके पास होगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। नाउ थर्ड वन, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। देखो, हमने जो ये डिस्कस किया ना, इट्स नॉट इनफ। सपोज हमने डिसाइड कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी देगा पार्लियामेंट को लॉ इनेक्ट करने की। अब पार्लियामेंट जो भी लॉज या पॉलिसीज इनेक्ट करेगी वो सब सिटीजन्स को माननी पड़ेगी, बिकॉज वो लॉज लीगली एनफोर्सिबल है, यानी अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। बट फॉर इंस्टेंस, पार्लियामेंट ऐसे लॉज भी पास कर सकता है जो आपके लिए साफ तौर पर अनफेयर, रॉन्ग हों। जैसे कि कल को पार्लियामेंट ये डिसाइड कर दे कि आप अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते, आप सर्टेन कलर के कपड़े नहीं पहन सकते, आप अपने मन का ये गाना नहीं गा सकते, या फिर उस लोअर कास्ट के लोग इस हायर कास्ट के लिए काम करेंगे, या फिर पर्टिकुलर रिलीजन के लोग प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते। यार, आपको सुनने में ही कितने अजीब लग रहे हैं ये लॉज। आपके ओपिनियन में ये सारे के सारे लॉज अनफेयर होंगे, अनजस्ट होंगे, रॉन्ग होंगे। और ना कल को क्या होता है, गवर्नमेंट आती है तुम्हारे घर और तुम्हें आर्बिट्रेरली अरेस्ट कर लेती है, या फिर ये बोलते हैं कि तुम सर्टेन स्किन के हो, या तुम काले कलर के हो, या तुम्हारा रंग जो है वो सांवला है या डार्क है और तुम लोअर कास्ट से हो, तो तुम कुएं से पानी नहीं लिख सकते। यार, तुम सोचोगे ये क्या चल रहा है, ये कितना गलत है, कितना अनजस्टिस हो रहा है तुम्हारे साथ, है ना? तो चाहे गवर्नमेंट किसी भी लॉ को पास करती है और प्रॉपर प्रोसीजर से पास करती है, बट स्टिल वो क्या है, वो तुम्हारी नजर में गलत है ना, और वो सीरियसली रॉन्ग है। तो इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पार्लियामेंट या गवर्नमेंट की जो पावर्स है ना,
उन पर लिमिट लगाना ज़रूरी है, जिससे कि वो अपनी मनमानी ना कर पाएँ, अपने मनमाने लॉज ना बना पाएँ। सो ये जो होल कॉन्वर्सेशन है, ये हमें थर्ड फंक्शन की तरफ ले जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कहता है कि टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। यानी कि गवर्नमेंट जो अपने सिटीजन पे इम्पोज कर रही है, उस पे भी लिमिट लगाना जरूरी है। देयर शुड बी लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। और ये लिमिट्स जो है, ये फंडामेंटल होनी चाहिए कि गवर्नमेंट इन्हें ट्रेसपास नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इन लॉ लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सके। दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट की पावर पे बहुत तरीके से लिमिट लगाया है। और जो मोस्ट कॉमन वे है ना पावर पे लिमिट लगाने का, वो है टू स्पेसिफाई करना सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो हम सभी सिटीजन पॉजेस कर सकते हैं, यानी कि हम सभी सिटीजन्स के लिए है, और जिसे कोई भी गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती। यानी कि वो गवर्नमेंट उन फंडामेंटल राइट्स को डिनाई या मना नहीं कर सकती है। ठीक है, जो एग्जैक्ट कंटेंट है ना इंटरप्रिटेशन का इन राइट्स का, वो देखो हर कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग है, पर हर कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन एम है वो यही है कि कुछ क्लस्टर ऑफ राइट्स यानी कुछ ग्रुप ऑफ राइट्स को प्रोटेक्ट करना, आपको कुछ बेसिक राइट्स देना जिसे गवर्नमेंट भी वायलेट ना कर सके, गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सके। वो राइट्स जो होंगे वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी आपको ऐसे ही उठ के अरेस्ट नहीं कर सकता फॉर नो रीजन। ये जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स जो हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन लगाते हैं। सिटीजन्स के पास ना नॉर्मली कुछ बेसिक लिबर्टीज होती है। ये जो मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करती हूँ, इसमें आप समझिए जैसे कि फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप जो बोलना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करना चाहते हैं सही तरीके से, तो आप कर सकते हैं, आपके पास वो फ्रीडम है। आपके पास फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। आप अपना मर्जी का रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। सो वी हैव सर्टेन बेसिक राइट्स जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और ये जो राइट्स है, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हम इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो ये राइट्स हैं, ये लिमिट हो जाते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं अंडर सम सर्कमस्टांसेस। और जिन भी सर्कमस्टांसेस में इन्हें सस्पेंड किया जाता है, वो गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने वो सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाई किए हैं कि कब उन्हें लिमिट किया जाता है। जैसे कि 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी हमारे यहाँ, तो हमारी जो ये फंडामेंटल राइट्स थी, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था उस दौरान। पर इसमें भी एक कैच पॉइंट है जो बुक में नहीं है चैप्टर में, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दैट इज दो थिंग है। पहली बात तो आप ये समझिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 32 तक है, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो सेकंड कैच है वो ये है कि जो हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा ना, कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, लिमिट हो जाते हैं, बट इसमें भी दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होते। वो है आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो इन आर्टिकल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इस दो आर्टिकल्स नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होते हैं, वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। तो हम तीसरा फंक्शन भी समझ चुके हैं कि हमें गवर्नमेंट या पार्लियामेंट की पावर पे कुछ लिमिट्स सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो अपनी मनमानी नहीं कर पाए। और ये काम कौन करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही कुछ लिमिट्स सेट करता है गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग पावर। ओके, नाउ थर्ड वन, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। देखो, जितने भी ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, उनमें हमने दो फंक्शंस तो प्रॉपर हैं जो हमने अभी पढ़े। पहला, एलोकेट करना डिसीजन मेकिंग पावर को, जो कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है प्रॉपर्ली। दूसरा, गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट सेट करना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों फंक्शंस कर रहे होते हैं। बट अब जो 20th सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशन है, न्यूअर कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इसका। वो एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को कि आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी कीजिए, जिससे कि आप सोसाइटी की जो गोल्स है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो एस्पायरेशंस हैं, उन्हें एक्सप्रेस कर सके। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पर्टिकुलरली इस रिस्पेक्ट में बहुत ही इनोवेटिव रहा है, बिकॉज हमारी सोसाइटी जो थी वो डीपली रूटेड थी इनइक्वालिटीज से, बहुत तरीके से। सो हमारा काम सिर्फ ये नहीं था कि हम गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट्स लगाएं, बल्कि हमें गवर्नमेंट को एम्पावर भी करना था। हमें गवर्नमेंट को योग्य बनाना था कि वो ना कुछ पॉजिटिव मेजर्स ले इस इनइक्वालिटी को
इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस डेप्रिवेशन को ख़त्म करने के लिए। सो गवर्नमेंट को एक पुश देना, गवर्नमेंट को इनेबल करना कि वो कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले सोसाइटी के एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था ना, तो इंडिया का वन ऑफ द मेन चैलेंज था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होना। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच का भेदभाव, लोअर कास्ट का डिस्क्रिमिनेट होना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताती हूँ क्या होता था। पहले के टाइम पे लोअर कास्ट के द्वारा बनाए गए खाने को ना अपर कास्ट वाले टच भी नहीं करते थे। लोअर कास्ट का मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था। मतलब आप समझ रहे हो क्या हालत थी। इवन लोअर कास्ट के लोगों को ना गांव के कुओं से पानी लेना भी अलाउड नहीं था, बिकॉज ये कंसीडर किया जाता था कि ये लोग इम्प्योर हैं और अगर ये कुएं को टच करेंगे तो उससे कुएं का पानी भी इम्प्योर हो जाएगा। सीरियसली ये हालत थे उस टाइम। उस समय इंडिया की स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि ऐसी सोसाइटी बनाना जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो, और यही हमारी सोसाइटी की भी एस्पायरेशंस थी। और इसीलिए गवर्नमेंट को एम्पावर करना, उसको योग्य बनाना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि गवर्नमेंट नेसेसरी स्टेप्स ले सके इन गोल्स को अचीव करने के लिए। एक और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं इसमें साउथ अफ्रीका का, जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की ना बहुत ही डीप रूटेड हिस्ट्री है। अच्छा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे, यानी कि आपके स्किन कलर के बेस पे, आपके हेयर टेक्सचर के बेस पे, आपकी एथनिसिटीज के बेस पे, आपकी रेस के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, उसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और साउथ अफ्रीका में ना इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सिस्टम को बोलते थे अपार्थाइड सिस्टम, अपार्थाइड सिस्टम। ठीक है, तो जब साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिली थी, तो उसका जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसने सबसे पहला स्टेप यही लिया गवर्नमेंट ने कि उसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, और उन्होंने किया भी। और पॉजिटिवली कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रियलाइज करता है, वो एक्सप्रेस करता है सोसाइटी के एस्पिरेशंस को। कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये है कि वो सोसाइटी के गोल्स को, सोसाइटी की एस्पायरेशंस को रियलाइज कर सके। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फ्रेमर्स थे, फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने सोचा कि जो हर इंडिविजुअल है सोसाइटी में, उसके पास इतने बेसिक राइट्स होने चाहिए जिससे कि वो एक मिनिमल डिग्निटी की लाइफ जी सके, एक उसका सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उसके पास मिनिमम एजुकेशन हो। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करता है, यानी कि पुश करता है, यानी कि योग्य बनाता है गवर्नमेंट को कि वो पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स ले, और वो मेजर्स लीगली एनफोर्सेबल। जैसे जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हमें पता लगेगा कि उन प्रोविजंस को प्रीएम्बल का भी सपोर्ट है। ये जो प्रोविजंस हैं ये हमें मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में। फंडामेंटल राइट्स हमने अभी पढ़े, दोज बेसिक राइट्स तो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट। फिर कुछ प्रोविजंस हमें मिलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि DPSPs में। वो भी हमारे एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। अच्छा, DPSP जो मैंने बोला वो क्या है? देखो, DPSPs वो आइडियाज़ हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी गवर्नमेंट को दिमाग में रखने की ज़रूरत है जब भी वो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करती हैं या लॉज इनेक्ट करती हैं। जो DPSPs है ना, ये गाइड करते हैं गवर्नमेंट को कि उन्हें पॉलिसीज़ इनेक्ट करते टाइम क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ हम फोर्थ फंक्शन को कंक्लूड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो है टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि गवर्नमेंट को पुश करना, गवर्नमेंट को एम्पावर करना कि वो सर्टेन पॉजिटिव स्टेप्स या वेलफेयर मेजर्स ले सोसाइटी के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए, और एक फेयर सोसाइटी के लिए कंडीशंस क्रिएट करे। अब ये जो इनेबलिंग द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमने क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम सिर्फ रूल्स या रेगुलेशन देना या सिर्फ गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप सोसाइटी के कलेक्टिव गुड को लेके परस्यू करें, आप सोसाइटी के कलेक्टिव गुड को लेके वेलफेयर मेजर्स लें, पॉजिटिव स्टेप्स लें। जैसे कि हमने एग्जाम्पल हम साउथ अफ्रीका को कॉन्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। उसने गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, कि गवर्नमेंट नेचर को कंजर्व करने के लिए मेजर्स ले, गवर्नमेंट अनफेयर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उससे लोगों को प्रोटेक्ट करे, गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव
स्टेप्स ले, लोगों के लिए हाउस हो, हेल्थ केयर सबके लिए हो। वहीं अगर हम इंडोनेशिया का एग्जाम्पल लें तो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम। इंडोनेशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि जितने भी पुअर बच्चे हैं उनका गवर्नमेंट देखभाल करे। ये हम कंक्लूड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनेबलिंग प्रोविजंस प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट को पुश करता है, एम्पावर करता है, जिससे कि वो वेलफेयर मेजर्स ले सके। नाउ फाइनली द लास्ट बट द इम्पॉर्टेंट वन इज फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सप्रेस करता है फंडामेंटल आइडेंटिटी यानी बेसिक आइडेंटिटी लोगों की। माना कि हम लोग डाइवर्स लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट प्रोफेशंस, बट कॉन्स्टिट्यूशन एट द एंड हमें एक कलेक्टिव एंटिटी समझता है एंड दैट्स वाई वो एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी कम इन टू बींग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम एक कलेक्टिव एंटिटी बनते हैं ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा क्यों हो पाता है? बिकॉज एट द एंड हम सब एक बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, जो कि है कि हमें कैसे गवर्न किया जाएगा, हमें कौन गवर्न करेगा, और यही चीज़ हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म करती है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ना पर्सनल लेवल पे हम सबकी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम सब एक बेसिक नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स को एग्री करते हैं, जो हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बताता है। बिकॉज हम सब एक बेसिक नॉर्म्स और प्रिंसिपल पे एग्री कर रहे हैं, दैट मीन्स ये शो कर रहा है हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट वन मे और मे नॉट डू। इवन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी फंडामेंटल वैल्यूज़ को डिफाइन करता है कि क्या क्या लिमिट्स हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, और किस चीज़ को, किन लिमिट्स को हम ट्रेसपास नहीं कर सकते। सो द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें मोरल आइडेंटिटी भी देता है। थर्ड एंड फाइनल, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional tradition. For example, अगर हम दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखें ना, तो वो किसी ना किसी एस्पेक्ट में एक दूसरे से डिफरेंट है, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें वो कॉमन है एक दूसरे से। मोस्टली मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में किसी ना किसी तरीके से उनका जो फॉरमोस्ट एम होता है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट करने का होता है, या फिर लोगों के बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। बट जब नेशनल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने की बात होती है तो मोस्टली नेशन जो है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, बिकॉज मोस्ट नेशंस जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है डाइवर्स ग्रुप्स का, डाइवर्स ट्रेडिशंस का, डिफरेंट पीपल का, जो एक साथ एक नेशन में रहते हैं। तो हर देश का नेशनल आइडेंटिटी देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी में नेशनल आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ एथनिकली जर्मन लोगों को मिलती है, यानी कि वहाँ पे सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ एथनिकली जर्मन्स को मिलेगी। पर ये इंडियंस के लिए ट्रू नहीं है। हमारे इंडिया में ऐसा कोई एथनिसिटी का क्राइटेरिया ही नहीं है। हमारे यहाँ सिटीजनशिप क्राइटेरिया में कोई एथनिसिटी का मेंशन ही नहीं है। तो हर नेशन का अपना एक अलग अलग कॉन्सेप्शन होता है नेशनल आइडेंटिटी को लेकर, और किसी भी देश का उसके डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट एरियाज और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का क्या रिलेशनशिप है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है उस देश की नेशनल आइडेंटिटी को। तो अल्टीमेटली बात ये है ना कि हर एक नेशन का नेशनल आइडेंटिटी कंसीव करने का पैटर्न अलग है, चाहे उनमें कितनी भी सिमिलैरिटीज हो। फाइनली हमने 5 चीज़ें कंक्लूड करी कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमें सिखाती हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नीड है, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, और वो फंक्शंस को हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूल्स का सेट प्रोवाइड करे जिससे कि सोसाइटी में एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहे लोगों के बीच में। सेकेंड फंक्शन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि डिसीजन लेने की पावर सोसाइटी में किसके पास होती है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि पार्लियामेंट हमारे लिए लॉज एंड पॉलिसीज इनेक्ट करे, और कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करेगा कि कैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। वहीं तीसरा फंक्शन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ लिमिट लगाने की जरूरत है गवर्नमेंट के ऊपर, कि गवर्नमेंट क्या इम्पोज कर रही है उस पर लिमिट होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पावर्स पे लिमिट होनी चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट भी उन लिमिट्स को ट्रेसपास ना कर सके। वहीं चौथा फंक्शन क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो
इनेबल करे, एम्पावर करे गवर्नमेंट को, जिससे कि गवर्नमेंट सोसाइटी के एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके और एक फेयर सोसाइटी की कंडीशंस को क्रिएट कर सके। एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सप्रेस करता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन लोगों की बेसिक आइडेंटिटी को बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द 5 फंक्शन दैट टेल्स अस व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन।